Okay, so in last lecture we discussed about some properties of atomic nucleus like nuclear size, nuclear density and nuclear angular momentum, right? I hope वहाँ तक सभी को clear है. So today we will discuss about further about nuclear magnetic moment. Okay, nuclear magnetic moment को हम mu से represent करते हैं and mu is equal to mu l plus mu s. यहाँ पर जो mu l है that is orbital magnetic moment and mu s is intrinsic magnetic moment or we can say spin magnetic moment. Okay, so जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होता है और स्पिन की वजह से भी होता है. बट प्रोटॉन के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव बोथ ऑर्बिटल एज वेल एज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट. बट फॉर न्यूट्रॉन वी हैव ओनली इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट. प्रोटॉन के केस में ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होगा और स्पिन मोशन की वजह से भी होगा, राइट. बट फॉर न्यूट्रॉन वी हैव ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. उसके लिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा. अब ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमें याद रखनी है, ठीक है. जो म्यू पी है दैट इज इक्वल टू प्लस 2.79 म्यू एन एंड फॉर न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू माइनस 1.91 म्यू एन. जो म्यू एन है ये यहाँ पे इसकी यूनिट है, ओके, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटोन एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ई एच कट बाय 2 एम पी. एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन. सो म्यू एल को हम क्या लिख सकते हैं, जी एल इंटू एल एंड म्यू एस को जी एस इंटू एस. जी एल क्या है, जी फैक्टर है फॉर ऑर्बिटल मोशन एंड जी एस क्या है, जी फैक्टर फॉर स्पिन. ओके, सो म्यू एल, अब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम इनकी वैल्यू देखेंगे कि फर्स्ट फॉर प्रोटॉन जो जी एल है वो 1 होता है, ओके, एंड जो जी एस है दैट इज 5.58. इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है. एंड फॉर न्यूट्रॉन जी एल है जो 0 होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास बस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है. इसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है. सो जी एल विल बी 0, ऑर्बिटल के लिए जी एल 0 होगा एंड जी एस विल बी माइनस 3.82. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे जो म्यू पी वैल्यू है ना इसका डबल है, जी एस वैल्यू इसका डबल है प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए इसका डबल है इसकी वैल्यू का. अगर इसका डबल करेंगे तो हमारे पास 5.58 आ जाएगा और इसका डबल करेंगे तो माइनस 3.82 आ जाएगा. इनमें से एक वैल्यू याद रख लो, एक उसका डबल कर दो तो थोड़ा इजीली आप याद कर सकते हो. जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है. बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यूजिकल टू आई ए है ना, करंट इनटू एरिया होता है. अब करंट है उसमें चार्ज होना चाहिए, राइट. बट जो न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल, ओके, सो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 0 बिकॉज उसमें कोई चार्ज ही नहीं है. बट इफ वी assume that neutron contains equal amount of positive and negative charge, और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो अराइज होगा इफ दिस चार्जेस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बिकॉज हमें पता है जो न्यूट्रॉन है उसकी क्वार्क जो कंपोजिशन है दैट इज इक्वल टू यू टी डी डी, राइट. और यू के पास चार्ज होता है +2/3 और डी के पास होता है -1/3 -1/3. अब चार्जेस इक्वल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है इक्वल है, बट अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो एक मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो जाता है ड्यू टू स्पिन. ओके, सो जो प्रोटॉन है उसमें जो एस एंड म्यू पी दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल, बट फॉर न्यूट्रॉन दे आर एंटी पैरेलल. दैट्स व्हाई इट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नेगेटिव and for proton they are in same direction, that's why its value is positive. Okay, so next is electric quadrupole moment. अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने जो न्यूक्लियस को एक स्फीयर माना था, राइट. तभी हमने इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ लिखा था जब हमने न्यूक्लियर साइज डिटरमाइन किया था. तो आइडली हम उसको एक स्फीयर मान के चलते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट है ये क्या करता है, ये मेजर करता है डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री कि उस स्फीयर से वो कितना डिफर करता है. ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है वो कि वो परफेक्ट एक स्फीयर नहीं है, तो उसको जो मेजर करती है वैल्यू की वो स्फीयर से कितना डिफर करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट. ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल टू 2/5 Z B² माइनस A². सो बेसिकली हम ये मान लेते हैं, ठीक है. तो इसमें हम दो एक्सिस लेंगे, ये A ले लेंगे, मान लिया जो x एक्सिस है दैट इज इक्वल टू A, जो y एक्सिस है दैट इज इक्वल टू B. ओके, अब स्फीयर के केस में तो क्या होगा, B इज इक्वल टू A हो जाएगा, है ना. अगर B इक्वल टू A हम पुट करेंगे तो Q 0 हो जाएगा.
दैट मीन्स जो हमारी शेप है दैट इज स्फेरिकल. ओके, अगर B इज लार्जर देन A, ये हमारा स्फीयर होगा व्हेन B इज इक्वल टू A. अब B जो है दैट इज ग्रेटर देन A. सो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो Q विल बी पॉजिटिव एंड द इट इज प्रोलेट. अब B इज लेस देन A, Q विल बी नेगेटिव एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओबलेट. सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है. और अगर B इक्वल टू A हुआ तो स्फीयर, B इज लार्जर है तो दैट इज प्रोलेट एंड B स्मॉलर है तो ओबलेट. फर्दर इसके लिए एक फॉर्मूला ये भी है, 1/e इंटीग्रेशन ऑफ 3z² माइनस r² इंटू रो डी टाउ. रो यहाँ पर जो है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट. सो बेसिकली चार्ज एलिमेंट है. E है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके, सो फर्दर Q इज इक्वल टू 6/5 z r² इंटू डेल्टा आर बाई आर. डेल्टा आर है जो डेविएशन फ्रॉम द रेडियस है, और जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट है इसकी यूनिट होती है बार्न, एंड 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर. बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट की भी यूनिट है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द okay, so the next topic is nuclear forces and that we will discuss in the next lecture. So that's all for today. Thank you and see you in the next lecture.